नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां लेकर आते हैं। अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी और हमारा पशुधन के जरिए। इसके अलावा हम आपको मिलवाते हैं एक कामयाब किसान से। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे बायोगैस प्लांट के उपयोगिता के बारे में। इसके अलावा जानेंगे ऊंट पालन और ऊंटों की देखभाल के बारे में और साथ ही मिलवाएंगे आपको एक सफल महिला किसान मोनिका चौधरी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। बायोगैस प्लांट से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। इससे जहां घरेलू गैस की बाधा दूर होती है तो वहीं गोबर का सही इस्तेमाल भी हो जाता है। तो आइए जानते हैं बायोगैस प्लांट की उपयोगिता के बारे में। खेती और पशुपालन ग्रामीण जीवन की रीढ़ माने जाते हैं। ये दोनों जितने एक दूसरे के पूरक हैं, उतने ही ग्रामीण जीवन को सहूलियत देने में मददगार भी हैं। आज भी भारत के करीब 8 करोड़ किसान या पशुपालक इनसे ही अपनी जीवनचर्या के लिए आय अर्जित करते हैं। पशुओं से जहाँ दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती को आसान बनाया जाता है। इसीलिए डेयरी व्यवसाय लगातार फलता फूलता जा रहा है। इसे और सहज बनाने में बायोगैस प्लांट सबसे अच्छे विकल्प साबित हो रहे हैं। बायोगैस प्लांट से जहां खाना बनाने के लिए गैस मिलती है, वहीं बची हुई स्लरी से प्राकृतिक खाद। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे गोबर और कृषि अवशेषों का सही तरीके से निपटान हो जाता है और खेतों में आने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को इससे जुड़ी जानकारी और इसके उपयोग की तकनीक समझाई जा रही है। सरकार इस पहल में आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिसके तहत 5,500 से 17,000 तक की आर्थिक सहायता राशि शामिल है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गोबर की उपलब्धता और मौजूदा जरूरत के हिसाब से बायोगैस प्लांट का आकार बड़ा या छोटा किया जा सकता है। यदि किसी किसान या पशुपालक के पास 2 पशु भी हैं, तो भी बायोगैस प्लांट का लाभ लिया जा सकता है। वहीं गौमूत्र का इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे मिलने वाली गैस से बिजली के उपकरणों को भी चलाया जा सकता है। वहीं बड़े पैमाने पर इसकी सहायता से धान की मिलें, उद्योग और फैक्ट्रियों को ऊर्जा मिल सकेगी, जिससे ऊर्जा संकट का एक पारस्परिक विकल्प निकाला जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से 2018 से 2022 तक करीब 5,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। एक और अच्छी बात यह है कि इस तरह से मिलने वाली बायोगैस के कई फायदे हैं, जैसे इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है, यानी ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। साथ ही बायोगैस के लिए उपयोग होने वाला कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में मिल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है कि पशुपालन देश के छोटे किसान की अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है कि पशुपालन देश के छोटे किसान की अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। भारत के डेयरी उत्पाद विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास हैं। साथ ही पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा हमारा पशुधन बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी जोर बढ़ रहा है और हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि कृषि के साथ साथ आप एक समेकित कृषि प्रबंधन करें, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो कि यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि कृषि और उसके साथ साथ पशुपालन, ताकि ये एक दूसरे के पूरक हैं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो अगर किसान के पास 2 दुधारू पशु हैं और उसके साथ साथ कुछ बकरियां हैं, कुछ उसके पास मुर्गियां हैं, तो उसके हमेशा आमद भी आती रहेगी और जोखिम भी घटेगी। तो अगर मान लो उसके पास 2 पशु हैं, उससे मिलने वाले गोबर को वो गोबर गैस प्लांट के अंदर, जो ये हमारा बायोगैस प्लांट है, इसमें डालें और उसको एजिटेट करें और उसके बाद में उसको सड़ने के लिए छोड़ दें। तो जो उससे गैस बनेगी वो आप देख सकते हैं कि पीछे एक पाइप से ले जाके और दूसरे रूम में ले जाया जा रहा है
और उस गैस को हम जैसे एलपीजी से कोई भी चूल्हा जला सकते हैं, गैस स्टोव जला सकते हैं, वो स्टोव जला के और पशुओं का जो राती पे राशन उसको पका सकते हैं और उससे एक बल्ब भी जला सकते हैं, जैसे कि गैस का मेंटल होता है उसी तरह से रात को उससे रोशनी ले सकते हैं। तो आम के आम गुठली के दाम, जो पशुओं से दूध मिलेगा उसके साथ साथ जो गोबर मिलेगा उस गोबर का भी उपयोग हो सकेगा और स्लरी जो बाहर निकलेगी उसमें वो सब गुण हैं जो कि फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और विद्यार्थियों को हम ये दिखा के और उनको प्रेरित करते हैं कि आप हमेशा सरकारी जो नौकरियां हैं उसी की तरफ न भागें, आप अपने किसी फार्म पे भी ये सब योजना लगा सकते हैं। इसी तरह से आपने भी देखा कि जो गौमूत्र है उस गौमूत्र को संग्रहित करते हैं और गौमूत्र को संग्रहित करके और उसको फ़िल्टर करके और स्प्रेयर में भर के और हम जो हमारी फसलें हैं उसमें पर्णीय छिड़काव करते हैं। इसके पीछे जो सोच रही वो ये थी कि गौमूत्र के अंदर भी नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन वैसे ही वोलेटाइल होता है, तो वो अमोनिया बन के और उड़ जाता है। तो जो आपको एक अजीब सी स्मेल लगती है किसी भी पशुशाला में, वो अमोनिया गैस की होती है। तो वो अमोनिया गैस उड़ के और हमारे वातावरण में यूं ही व्यर्थ चली जाती है। तो उस गौमूत्र को हम 1 भाग गौमूत्र और 4 भाग पानी मिलाकर अगर छिड़काव करते हैं तो हमारे पौधों की जो वानस्पतिक बढ़वार है, ये हमारा स्वानुभूत नुस्खा है, बढ़वार अच्छी होती है और उसकी उत्पादकता अच्छी होती है क्योंकि हरापन उसमें बढ़ जाता है। जब क्लोरोफिल बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और पशुओं की जो हमारे पौधे हैं उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। बायोगैस संयंत्र गांवों की तस्वीर बदलने में सबसे बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। एक तरफ जहां इनसे घरेलू ईंधन की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ किसान रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर आसानी से मुड़ सकेंगे। इससे खेती में आने वाले खर्च कम होंगे और पैदावार में इजाफा दर्ज हो सकेगा। तो देखा आपने बायोगैस प्लांट आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। ऊंट राजस्थान की शान कहा जाता है। भीषण गर्मी हो या सर्दी, इसे बर्दाश्त करने वाले इस प्राणी को भी उचित देखभाल की दरकार होती है। तो आइए जानते हैं कि ऊंटों की सही से देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। ऊंट एक शानदार पशु है जो भीषण गर्मी और सर्द हवाओं को भी आसानी से सह लेता है। राजस्थान में ऊंट का इस्तेमाल कृषि, सिंचाई करने के साथ साथ माल ढोने, निर्माण, मनोरंजन, सवारी व सफारी में भी किया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जिस तरह से अन्य राज्यों में लोग भैंसों और गायों को पालते हैं, उसी तरह से ही राजस्थान में ऊंट को पाला जाता है, जिससे कृषि और उससे जुड़ी तमाम जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। वहीं इससे मिलने वाला दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, जो बाकी पशुओं के दूध की तुलना में काफी महंगा बिकता है। बढ़ती दूध और इसके बने उत्पादों की मांग में इसके दायरे को बढ़ाया है। इसीलिए अब ऊंट देश के अन्य हिस्सों में भी देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं ऊंट पालन से जुड़ी ज्यादा जानकारी। इनकी सादगी ही इनका पालन सरल बनाती है। इसके साथ भी ऊंटों की संख्या में कमी देखी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 में की गई गणना के अनुसार भारत में इनकी तादाद 4 लाख के करीब थी, जो घटकर 2019 में सिर्फ 2.5 लाख रह गई है। राजस्थान में इनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी इनकी संख्या
3.26 लाख से घटकर अब 2.13 लाख रह गई है, जबकि हमारे यहाँ ऊंट की कई नस्लें पाई जाती हैं। इसके बाद भी देश भर में इनकी तादाद कम होती जा रही है। इसीलिए सरकार योजनाएं चलाकर इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ लेकर ऊंट पालन को आसान किया जा सकता है। वहीं इनकी सही देखभाल करके इस ओर पशुपालक अपना दायित्व निभा सकते हैं। इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर भूषण त्यागी से बातचीत की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। आइए जानते हैं। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी, जॉइंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, नमस्कार सर। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का समय आ गया है। जी। तो जो हमारे किसान भाई ऊंट पालन करते हैं जी, तो उन्हें अपने पशुओं की देखरेख में ऐसा क्या परिवर्तन लाना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उत्पादन भी अच्छा मिले? देखिए, ऊंट पालक किसानों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ठंड से अपने पशु को बचाएं। अगर ठंड से वो अपने पशु को नहीं बचाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। ऊंट वैसे काफ़ी स्टर्डी जानवर है, कम बीमार होता है, पर इन दिनों में बीमार हो जाता है। तो बीमार होने के उनके लक्षण है कि गोबर नहीं कर रहा है आपका पशु, या थोड़ा गीला गोबर कर रहा है, तो उस समय पर जान लें कि आपका पशु थोड़ा बीमार हो गया है। तो आप किस तरह का चारा दें, इस तरह की बातें आपको जरूर अपने ध्यान में रखनी होगी। हमारे ऊंट पालकों को, ऊंट पालक जो पशु का चारा है, ऊंट तो वैसे खेतों में चर लेता है, पत्तियां खा लेता है, घास खा लेता है, पर साथ ही साथ उनके जो सूखा वो भूसा दे रहे हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी उनको बढ़ानी होगी, जिससे कि गोबर उनका टाइट रहे, ठीक आए। उसके लिए उसको ध्यान रखना होगा। हरा चारा भी थोड़ा मिक्स करना होगा, 75 से 80% के बीच में भूसा हो, यानी ड्राई फॉडर हो, और 25% के बीच में हरा चारा हो। और साथ ही साथ थोड़े से खनिज लवण भी देने होंगे, मिनरल मिक्सचर इन दोनों में देना चाहिए। थोड़ा सा खल अपने ऊंट पालक अपने पशु को दे सकते हैं। अब ध्यान हमें ये रखना है कि ऊंट को अपने ठंड से कैसे बचाते हैं। हमारे ऊंट पालक जो है वो जानते हैं कि ऊंट के लिए वो बड़ी बड़ी पल बना के रखते हैं, तो वो पल से जरूर ढकें। सुबेरे ऊंट को एकदम से निकाले नहीं, क्योंकि ठंडा मौसम काफी रहता है, ठंडी हवाएं चलती है, तो उससे बचने के लिए ऊंट को अगर निकाल भी रहे हैं तो पल से ढककर निकालें। यानी उसकी जो पल उन्होंने बनाई है, बोरी के साथ में अक्सर बनाते हैं हमारे पशुपालक, तो उसके उस साथ ही पशु को निकालें बाहर अपने घर से, और घर को थोड़ा सा सूखा रखें जहां पर वो अपने ऊंट को बांधते हैं, जिस कमरे में वो ऊंट को बांध रहे हैं। तो अभी खुले मौसम में ऊंट को नहीं रखना है, क्योंकि इन दिनों में पारा काफी जल्दी से गिरता है, और कभी कभी तो जो रेगिस्तान के इलाके हैं उनमें 0 से नीचे भी पारा चला जाता है। तो उसमें अपने ऊंट को आपको घर के अंदर में रखना है, घर को थोड़ा सूखा रखना है, गीला ना होने दें। साथ ही साथ वो देख सकते हैं कि थोड़ा आग जला के रखें, जिससे कि गर्मी बनी रहे, तापमान बना रहे, एकदम से तापमान नीचे ना जाए। ऊंट को जो पानी वो पिलाते हैं, ऊंट थोड़ा सा कम पानी ही पीता है, पर लेकिन जब वो पानी पिला रहे हैं अपने ऊंट को, तो बिल्कुल से ठंडा पानी ना पिलाएं, ट्यूबवेल से ताज़ा निकला हुआ पानी पिलाएं, जिससे कि पशु को ठंड ना लगे। अब थोड़ा सा बीमारियों के बारे में भी जानना चाहूंगी कि सर्दियों के समय में ऊँटों में कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं, और कौन कौन से टीकाकरण उन्हें करवा देते? जी हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने ऊँटों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे ऊँट पालकों के लिए चाहिए। हमारे ऊँट पालक जानते हैं कि उनको किन बीमारियों से अपने ऊँटों को बचाना होता है। तो एक रोग होता है तिबरसा, ट्रिपेनोसोमियासिस, ऊँटों में काफ़ी हो जाता है। उससे बचने के लिए जो हमारे ऊँट पालक है वे जानते हैं कि इंजेक्शन उन्हें लगवाना होता है, तो उससे बचने के लिए वो इंजेक्शन लगवा लें, नहीं तो आपके पशु को बुखार आएगा, आपका पशु चारा भी कम खाएगा, कमजोर होना शुरू कर देगा। तो तिबरसा रोग से अपने पशु को जरूर वो बचाएं। साथ ही साथ कुछ बीमारियां ऐसी भी हो जाती हैं, जैसे कि ऊंट को बुखार आ जाएगा, काफ़ी लंबा, इनको ऊंट में जब बुखार होता है तो काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है। तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास ले जाकर ऊंट का वो समय समय पर इलाज कराएं। जहाँ तक टीकों का सवाल है, तो टीकों के लिए हमारे ऊंट पालक जो है खुरपका मुंहपका रोग का टीका लगवा लेते हैं। उसको लगवाना भी चाहिए, क्योंकि ऊँटों में ये बीमारी भी हो जाती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ऊँटों को जो बीमारियां दूसरे पशुओं में होती है, वो बीमारी भी सामान्यता हो जाती है। जैसे
ब्रुसेलोसिस रोग भी ऊँटों में कभी कभी देखा जा सकता है। तो इससे सब अपने रोगों का बचाव उन्हें करना होगा। ऊँट के बाल काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत से जो नस्ल हमारे देश में ऊँटों की है उनके बाल काफ़ी बड़े होते हैं। तो ठंड के मौसम में हमारे ऊँट पालकों को ये भी ध्यान रखना है कि बालों को पूरी तरह से साफ नहीं करना है। अगर वो उनके बाल हटा देंगे तो पशु को ऊँट लग जाएगी। तो ठंड के दिनों में ये ख्याल हमारे ऊँट पालकों को जरूर रखना होगा। बीमारियों से बचाव करें, बालों को ना हटाएं, ठंडे मौसम में अपने ऊँट को ना लेकर के चले। गर्मी जब निकल आए, धूप निकल आए, क्योंकि काफ़ी तेज धूप निकलती है, हमारे रेगिस्तान में ही ऊँट है हमारे देश में, तो उस मौसम में जब धूप निकल आए तब अपने पशु को निकालें और आपको घुमाएं उनको, तो आपका पशु जरूर ठीक रहेगा। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर ऊँट से मुनाफा भी कमाया जा सकता है और इनकी कम होती संख्या पर भी काबू पाया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल महिला किसान से। अगले सेगमेंट कामयाब किसान में आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। मशरूम उत्पादन कृषि की ही एक विधा है जिसे कम लागत और कम जगह में किया जा सकता है और महिलाएं इसके जरिए आत्मनिर्भर बन सकती हैं। कुछ ऐसा ही किया है हमारी आज की सफल महिला किसान मोनिका चौधरी ने। तो आइए मिलते हैं इनसे। कृषि में लगातार हो रहे सुधार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि युवा वर्ग इस ओर ज्यादा रुझान ले रहा है और नौकरी के विकल्पों को छोड़कर खेती और उससे जुड़ी विधाओं में अपना भविष्य संवार रहा है, जिसकी बानगी है मोनिका चौधरी, जो मशरूम के क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। साथ ही बाकी महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सकारात्मक प्रयास कर रही हैं। उच्च शिक्षा लेने के बाद मोनिका चौधरी एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थीं और खेतों में कुछ अलग करने के विचार को साकार रूप देने के लिए मोनिका ने नौकरी छोड़ मशरूम के उत्पादन में जुट गई।
कुछ समय पहले ही मोनिका ने मशरूम की खेती करना शुरू किया। हालांकि परिवार ने शुरू में कुछ संदेह जताया कि शायद मोनिका अपने इस फैसले से जल्दी ही ऊब जाएगी और वापस उसी सेक्टर में चली जाएगी जहां से वो आई है। लेकिन मोनिका के मजबूत इरादे और मेहनत ने उनकी राह को नहीं बदला और उन्होंने इसी में अपना भविष्य बनाने की ठानी। मोनिका के लिए मशरूम उत्पादन का काम नया था, इसीलिए मोनिका ने इसके लिए बाकायदा सोलन से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद बारी आई इस प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीकों को सजीव करने की। वो बताती है कि उन्होंने अपने घर के पास ही जगह को तलाश लिया और लग गई उसे तैयार करने में। करीब 1 माह के मशक्कत के बाद उन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए कमरे को तैयार कर लिया। सबसे पहले इन्होंने ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया, जो लोगों में काफी पसंद किया जाता है। मशरूम के अच्छे विकास के लिए तापमान और नमी का खास ख्याल रखना होता है। उसके लिए मोनिका प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। आज से 1 साल पहले मैंने जब मशरूम का काम शुरू किया था, उससे पहले मैं एक 6 फिगर सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो ना सिर्फ मेरे दोस्त पर मेरे घर वालों को ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ अजीब काम कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे शायद बोर हो जाऊँगी। पर आज 1 साल के बाद इस बात को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं उसमें 80 to 90% औरतें हैं। वो औरतें हैं जो या तो अपने करियर में ब्रेक लेके कुछ करना चाहती हैं, वो औरतें हैं जो आज तक शायद कभी कुछ कर नहीं पाई हैं और उनको अपने करियर को बिल्ड करना है, पर उनको इस तरीके से बिल्ड करना है कि उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो। मैंने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से ली थी और ये ट्रेनिंग मैंने पिछले साल अप्रैल में ली थी। ट्रेनिंग लेके आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे कहाँ पर अपना फार्म सेटअप करना है, तो मैंने अपने घर के पास एक पहले जगह आइडेंटिफाई करी, ढूंढी और उस जगह पर हमने सबसे पहले ये कमरा तैयार किया था। इस कमरे को कंस्ट्रक्शन करने में पूरा हमें 1 महीना लग गया। हमने इस कमरे को तैयार किया। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो ये लटका के मशरूम ग्रो करने के लिए पूरे हैंगिंग्स तैयार करे। उसके बाद हम लोगों ने बैग्स तैयार करने शुरू करे। बैग्स तैयार होने के बाद जब उनका स्पॉन रन कंप्लीट हुआ तो उनको इस कमरे में लेके आए और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी अपनी फ्रूटिंग होती है। पिछले 1 साल से मैं ऑयस्टर मशरूम कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है मुझे मार्केट में ऑयस्टर मशरूम से। हालांकि नॉर्थ में बटन मशरूम बहुत पॉपुलर है, लोग बटन मशरूम खाते हैं, पर मैंने अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लोगों को ऑयस्टर मशरूम का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मशरूम सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जितना फ्रेश मशरूम निकालती हूँ मेरा ज़्यादातर फ्रेश मशरूम ही बिक जाता है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको और इससे अलग अलग डिशेस बनाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्रोइंग रूम है। यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हो ऑयस्टर मशरूम्स की फ्रूटिंग हो रही है। मोनिका वो इन अनुभवों को दूसरों को प्रशिक्षित करके बांटती हैं। वो बताती हैं कि जो भी महिलाएं यहाँ प्रशिक्षण लेने आती हैं वो बड़ी शिद्दत से सीखती हैं और श्रम देती हैं। करीब 15 दिन बाद ये महिलाएं खुद का उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मोनिका मानती है कि मशरूम का व्यवसाय छोटी जगह से शुरू किया जा सकता है। एक ओर जहां इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको इस बात का सुकून रहेगा कि आप लोगों को पोषण से भरपूर विकल्प दे रहे हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां आपको दी गई, अगर आपको वो पसंद आई तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांव किसान के सह प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। मन की बात है, जन जन की बात। संघर्षों के कुछ